Good morning, sir. Good morning. ठीक है, तो शुरू हो जाए। तो कल लास्ट क्लास में नॉर्मल के लिए कुछ हमने काम किया था, नॉर्मल पर कुछ अब नॉर्मल बात है ना। भाई आज एक और कुछ काम कर लें। ठीक है, जैसे पैराबोला है, इस पर भी अभी हाल के दिन में देख रहा हूँ कि टेस्ट में क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कि पैराबोला का कोई एक कॉर्ड दे दिया है ना, और कहता है कि कॉर्ड के एंड्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि देख लेना है कि वो कॉर्ड कहीं फोकल कॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, फोकल कॉर्ड तो नहीं है, तो सबसे पहले वो देख लेना है। या कॉर्ड की लेंथ पूछ ले तो भी आप उसको ये कर सकते हैं, है ना, कि फोकल कॉर्ड है कि नहीं है। तो फोकल कॉर्ड की खास बात क्या होती है कि फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो दे विल ऑलवेज मीट एट राइट एंगल इन डायरेक्ट्रिक्स। फोकल सेगमेंट्स का हार्मोनिक मीन सेमी-लेटरल सेक्टम होता है ना। ये PSQ है, ये S इज फोकस। ठीक, तो जैसे जनरल कॉर्ड लेंथ के लिए मैं बताता हूँ, है ना। जनरल कॉर्ड लेंथ के लिए किसी भी कोनिक सेक्शन कहीं पर भी हो, तो उसमें आप करेंगे क्या, ये तो फोकल कॉर्ड स्पेशल है। जैसे आपको कह दिया कि इफ अ लाइन से y इक्वल टू 2x है ना, y इक्वल टू 2x माइनस 4 intersects the parabola y square इक्वल टू 8x, ये दे दिया, at P and Q, at P and Q। ठीक है, तो कहता है देन फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट P and Q। और ऑप्शन में आपको 90 कहीं दिख गया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस पैराबोला का फोकस निकालना है। तो आसान सा मैंने दे दिया, और कोई भी पैराबोला हो उसका आप फोकस निकाल सकते हैं, अब तक तो सीख चुके हैं। इस पैराबोला का फोकस कहाँ पर है, 2,0, 2,0 इज फोकस ऑफ पैराबोला, है ना। और ये दी हुई लाइन 2,0 से पास हो रही है, x इक्वल टू 2 रखिए, y विल बी 0। इसका मतलब फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दे मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये है, तो सीधा एंगल बिटवीन टेंजेंट्स विल बी π/2, है ना। ये एंगल 90 डिग्री, समझ गए। तो इन सब में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई ज्यादा उसको खींचतान करने की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे आरे तिरछे चलना है। पैराबोला में हो सकता है कहीं वर्टेक्स को ओरिजिन पर नहीं रख करके कहीं और रख दे, तो भी हम पहले फोकस निकाल लेंगे, किसी लाइन से इंटरसेक्ट करवा दे, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल फीचर्स का यूज कर सकते हैं और सीधा सीधा एंगल। बाय द वे, मान लो कोई जनरल कॉर्ड है, ठीक है, कई बार ये दे देता है कि कोई एक पॉइंट दे दिया, या पहले ही देख लिए कि y इक्वल टू mx प्लस c है, ये लाइन है कॉर्ड लेंथ के लिए।
y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है, ये पैराबोला को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पर। अब इसके जगह इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सारे कर्व के लिए सर्कल में तो खैर आसान है कॉर्ड लेंथ निकालना, है ना। सर्कल में तो सीधा सीधा, उसमें तो ज्यादा दाव पेच है नहीं। सर्कल का सवाल जैसे ही आया तो सेंटर और रेडियस पर कंसेंट्रेट करें, है ना। कॉर्ड की लेंथ कहता है निकालने के लिए, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए सेंटर से। रेडियस मालूम है ना, ये r मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो हाफ ऑफ कॉर्ड लेंथ इज नोन, am इज नोन, am इज नोन। डबल करेंगे आपका कॉर्ड लेंथ आ जाएगा, बस इतने में काम करना है। ठीक है, सर्कल का कोई क्वेश्चन आए तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा आप, क्योंकि इतने नीचे उतर करके पूछ लेता है जहां तक हमारी पहुंची नहीं होती है। पी ए पी बी इक्वल टू पी सी पी डी इक्वल टू पी टी ए स्क्वायर, जब पी बाहर है ना। इस कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया करता है बराबर, पी ए पी बी, क्योंकि हम इतने कोऑर्डिनेट में मस्त होते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री को भूल जाते हैं। पी सी पी डी इक्वल टू पी टी ए स्क्वायर, समझ गए। तो सीकेंट लेंथ कॉर्ड लेंथ के समय में ये सब चीज दिमाग में रहनी चाहिए। और पी टी ए स्क्वायर तभी होगा जब पी बाहर है, लेकिन पी जब अंदर है तब भी ये रिलेशन, ये दोनों इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, अंदर से इंटरसेक्ट करता हो तो सिर्फ आपको पी टी ए स्क्वायर नहीं लिखना है, पी ए पी बी इक्वल टू पी सी पी डी, इसका ये सब चीज जरूर रखिएगा। हीरोन्स फार्मूला, इन सबको दिमाग में जरूर रखना है, लाते रहना है बराबर। अब देखिए कॉर्ड लेंथ निकालना हो किसी भी कोनिक में, किसी भी कोनिक इंक्लूडिंग सर्कल, लेकिन सर्कल के लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध है, इसीलिए इसमें बेहतर है कि दूसरे से ही काम करें। लेकिन बाकी तीन में x1 y1 x2 y2, ये कॉर्ड का एंड ले लीजिए। अब ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y1 इज mx1 प्लस सी, y2 इज mx2 प्लस सी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस माइनस माइनस, y1 माइनस y2 आ गया। यहां तक किसी कर्व का नाम नहीं लिखा हुआ है, x1 माइनस x2, तो ए बी को आप लिख सकते हैं रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये 2 डिग्री है का है, 3 डिग्री का है कि n डिग्री का है, कोई मतलब नहीं है इसको। ये सिर्फ एक लाइन है जो कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस है, लाइन को देख करके। कर्व नहीं बताया हमें क्या है नहीं, ठीक है। तो y1 माइनस y2 के जगह पर m टाइम्स x1 माइनस x2 डाल दें, तो ये जनरल रिलेशन है √1 प्लस m स्क्वायर मॉड x1 माइनस x2। ये कॉर्ड लेंथ के लिए जनरल रिलेशन है, बीट पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला, इसका यूज कर लेंगे। अब क्या करना है, लाइन के इक्वेशन से y निकालकर कर्व के इक्वेशन में डाल देना है, तो उससे आपका x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लेना है। तो अब जैसे पैराबोला है तो y स्क्वायर विल बी 4ax, अब इसको mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी तरह से इलिप्स होता तो इलिप्स में रखते, है ना। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी माइनस 2ax एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन का दो रूट है x1 और x2, जो a और b का x कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ से आपको x1 निकल जाए, x2 निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन जब दिया होगा उसमें कोफिशिएंट्स नोन होगा, तो एम सी ये सब जो है नोन डाटा है, तो आपको अपने आप समझ के आ जाएगा। नहीं ऐसे सिंबॉलिक है तो बहुत अच्छी बात है, x1 प्लस x2 इज माइनस बी बाई ए, 2 टाइम्स ऑफ एम सी माइनस 2a और अपॉन एम स्क्वायर, और x1 इंटू x2 इज सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो अब डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लीजिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इसको यूज करके x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब ये दोनों डेटा आपको मालूम है, तो डिफरेंस ऑफ x1 x2 आ गया, ठीक है। या हो सकता है कि क्वाड्रेटिक ऐसी बन जाए जिससे x1 x2 ही आ जाए, बहुत अच्छी बात। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉर्ड लेंथ निकाल लीजिए, ये तीनों कोनिक के लिए बराबर है, ठीक है। तीनों कोनिक के लिए ये बराबर है, आप यही काम करेंगे, समझ गए। दूसरा देखिए, एक और जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, जैसे सेगमेंट्स का प्रोडक्ट कह दे, सेगमेंट्स का सम कह दे निकालने के, है ना। सेगमेंट्स का सम कहेंगे तो कॉर्ड ही लेंथ हो जाएगी। और ठीक है, जैसे आपको यही पैराबोला दे दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही ले लेता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है।
अब कोई पॉइंट है से 1,0 फोकस है, 2,0 यहां से 60 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ किया। इक्वेशन के थ्रू बता देगा आपको कि 2,0 से पास होने वाली लाइन y माइनस 0 इक्वल टू m√3 और टाइम्स x माइनस 2, ये लाइन दे देगा। तो कहेगा ये लाइन कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, a और b पर। ठीक है, और एक्सिस को p पर इंटरसेक्ट, मतलब 2,0 है। आपसे PA इंटू BP पूछ ले। ठीक है, PA इंटू PB पूछ ले। जब पूछता रहता 1/PA प्लस 1/PB की वैल्यू क्या, और ये किसी भी कोनिक सेक्शन में आ सकता है। ये सब जनरल स्टेटमेंट बता रहा हूँ तीनों को लेकर। जैसे कि कल मान लीजिए एग्जामिनेशन लिखेंगे, उसमें फायदा होगा, और IIT में तो होता ही रहता है बार बार, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है। डेटा विल चेंज, कॉन्सेप्ट विल बी इनवेरिएंट। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे आप, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो जैसे PA को मैं R ले लूं, तो इसको लिख लेंगे 2 + R cos थीटा R/2 एंड 0 + R sin थीटा √3 R/2। ठीक है, यही पीछे लिखते तो क्या आता है, सिर्फ जहां प्लस हमने लिखा हुआ माइनस आ जाता है ना। R डिस्टेंस ही लेते तो R की दो वैल्यू होगी, एक तो ऊपर और एक नीचे। लेकिन नीचे आने के लिए R के जगह पर -R लिखना होगा। ये चीज जानना है दिमाग में, मतलब ये बैठा लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब इससे निकालेंगे आप, प्रोडक्ट R की जो दो वैल्यू आएगी उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, तो B के कोऑर्डिनेट के लिए R के जगह पर -R लिखना, -R लिखना। अब आपको पैराबोला दे दिया y² = 4x, डाल दीजिए इसमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को। तो 2 प्लस इलिप्स होगा तो इलिप्स में रख दीजिएगा, ये नहीं कि इलिप्स में नहीं पड़ा। 4 टाइम्स √3/2r, गलत बात है ना, उल्टा मैंने लिख दिया। y² है √3r/2 का स्क्वायर, y² इक्वल टू √4 टाइम्स ऑफ x। x है आपका 2 + r/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r² / 4 इक्वल टू 8 और +2r आ गया। अब देखिए यहाँ क्या आने वाला है, 3r² इक्वल टू 32 एंड +8r। ठीक है, तो 3r² माइनस ऑफ 8r एंड -32 इक्वल टू 0। ये कुछ आ गया। अब इससे जो दो r की वैल्यू आएगी, ये R1 और R2 में कह देता हूं, इसमें से एक PA है तो दूसरा PB है। तो R1 + R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/3, और R1 × R2 देख रहे हैं माइनस आ रहा है, -32/3। तो PA × PB जब लिखना हो, PA × PB, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R1 R2 तो 32/3। तो कई बार यही क्वेश्चन का हिस्सा होता है, दोनों का प्रोडक्ट बताओ। हम घूम जाते हैं, और ये किसी भी कोनिक में, सब में जिसका इक्वेशन होगा उसमें डाल दूंगा। उसमें R में क्वाड्रेटिक आएगी, तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट। अब 1/PA और PB कहता है, तो PA + PB मालूम है, 8/3 डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपको 1/PA 1/PB आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये जनरल टेक्निक बता रहा हूँ, ये सारे कोनिक में ये सुविधा उपलब्ध है, इसी तरह से आप काम करें। चलिए अब जरा देखिए, अभी एक और चर्चा कर लेता हूँ जो पैराबोला में कई बार पूछ लेता है। ये सब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। जैसे दो पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T है, ये अपना फोकस है। ठीक है, ये 81² और 281 P का कोऑर्डिनेट, Q का 82² और 282, ये आ गया।
ठीक, तो PS आप लिखते हैं, PS कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स से आपका x इक्वल टू माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो PS इक्वल टू PZ, और PZ इज A प्लस 81 स्क्वायर। ऐसे ही QS लिखेंगे, ये आ जाएगा A प्लस 82 स्क्वायर। आ गया। T का कोऑर्डिनेट होता है आपका AT1 T2 और AT1 प्लस T2। समझ गया। अब जरा देखिए, ये आ गया आपका। अब ST स्क्वायर निकाल लेता हूं, ST स्क्वायर। ठीक है, तो S आपका फोकस है, A, 0, ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, इसको किसी रेफरेंस एक्सिस से कोई मायने मतलब, थोड़ा भी मायने मतलब नहीं। तो इसको लिख सकते हैं आप A और माइनस ऑफ AT1 T2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करें नहीं करें बात बराबर है। अब A स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लीजिए, आ गया 1 माइनस T1 T2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2। ये माइनस वाला जो है 2 T1 T2 गया, बाकी जो रह जाएगा आपका A टाइम्स 1 प्लस T1 स्क्वायर और A स्क्वायर ही कर दीजिए, 1 प्लस T2 स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको आप खूब आराम से PS इंटू QS लिख सकते हैं, PS इंटू QS। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना है, आसान काम। तो PS आसान काम, QS आसान काम। अब कहा कि दोनों जगह पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T है, तो उसका फोकस से डिस्टेंस बताओ, है ना। तो आपको दोनों पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस आना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द two given points at which tangents are to be drawn from foci is ST. So PS, ST and PQ are in GP, are in geometric progression. PS, ST and QS are in GP. ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, अब यहां से देखें तो PS और अपॉन ST इक्वल टू क्या आ गया, ST अपॉन QS, ST अपॉन QS। ठीक है, PS एक पेयर को मैं PS और अपॉन ST, ठीक है, इक्वल टू है ST और अपॉन QS, ST अपॉन QS। तो ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल PST, है ना, ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल QST, ट्रायंगल QST आर सिमिलर, आर सिमिलर। इस दो ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है, इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल है। PS ट्रायंगल PST का एक साइड है, तो ST को आप ले सकते हैं दूसरे ट्रायंगल का साइड। जैसे एंगल में मैं गिर रहा हूं, देखिए PS है, इसके अपोजिट का एंगल, तो अपॉन ST किया हुआ है, तो उसका इक्वल एंगल ये। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ST, सब ट्रायंगल PST में, बड़े वाले नहीं, PST में ये एंगल है ST के अपोजिट का, तो इसका इक्वल एंगल कौन सा होगा, ये वाला। समझ गया। तो ये सब प्योर ज्योमेट्री है, तो किसी से कोई लगाव नहीं है, किसी हेडिंग के अंदर में नहीं आता है। ये सब जैसे देखे रहेंगे तो अपने आप छापेंगे कौन सा एंगल इक्वल होगा बताओ। ऐसे देखने से तो लगता ही है, या होगा कि नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस हो तो अपने आप बता सकते हैं, है ना। तो सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखिए कि PS, ST एंड QS आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एंड ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल QST आर सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल की एक खास बात होती है कि इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करता है। अब थर्ड साइड का रेशियो लिखना होगा तो चुकना नहीं है। जैसे थर्ड साइड में PT एक रह गया और दूसरा क्या रह गया, QT, है ना, PT और QT, वो दोनों एंगल भी इक्वल हो। समझ गए, जो हमने नहीं मार्क किया है वो एंगल भी
ये इक्वल होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल। चलिए, तो ये हो गई बात इसकी। नेक्स्ट, अब एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम है, तो सारे कोनिक में कॉर्ड का इक्वेशन लिख लेते हैं, T इक्वल टू S1, है ना, कायदे कानून से आता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। T इक्वल टू S1 इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट x1 y1। इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ AB is T इक्वल टू S1, है ना, M इज मिड पॉइंट। तो पैराबोला अपना वही हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये अपना मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यूज करके टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन लिखना है, y1 माइनस 2a x प्लस x1, और s1 का मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने के बाद जो वैल्यू आएगी y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax आ गया। इसका मतलब y1 माइनस ऑफ 2ax, ठीक है, प्लस ऑफ 2ax1, या राइट साइड ले आइए, y1 इक्वल टू 2ax क्या जाएगा, माइनस ऑफ 2ax1 और प्लस y1 स्क्वायर। ये आपका उस कॉर्ड का इक्वेशन आ गया जिसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम। अब जैसे इसमें पूछ लेता है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये भी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि ओरिजिन है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसके लिए पढ़ते थे उसकी याद में दिला देता हूँ, क्योंकि रहता अंदर में सब कुछ है, एग्जामिनेशन के टाइम में आना चाहिए दिमाग में, है ना, वरना बताने के बाद सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है। पूरा टॉपिक कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पूरे को पढ़ाओ, लेकिन जब समझ में आता है इसका मतलब क्या, समय पर नहीं निकलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन ये इसी काम के लिए करते थे, ठीक है। ये जनरल तरीका ये है। पैराबोला है, इसमें स्पेशल भी है, बाकी कोनिक सेक्शन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन का कहना क्या है कि जब कोई लाइन और सेकेंड डिग्री का कर्व आपस में इंटरसेक्ट करता हो, तो उन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखनी हो। जैसे यहाँ पर OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी हो, समझिए कि कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व और कोई भी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हो, है ना, लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन लिखना होता है। तो क्या करते हैं, लाइन के इक्वेशन से 1 निकाल लेते हैं और कर्व के इक्वेशन को होमोजेनियस बना लेते हैं, मतलब सारे टर्म की डिग्री सेम बना। तो भाई जो ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमने लिख लिया। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जिसका लोकस हमें निकालना है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है कॉर्ड का, तो कॉर्ड का इक्वेशन T इक्वल टू S1 से लिख लेते हैं। अब करना क्या है, इससे 1 निकालना है, और 1 निकालने का तरीका क्या है, चाहे कैसे भी लिखा हो, तो 2ax माइनस y1 इक्वल टू 2ax1 और माइनस y1, ये लिख लेंगे ऐसे, मतलब कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं और x और y वाले टर्म को दूसरे साइड। अब कांस्टेंट को ड्रॉप कर दी, तो 2ax माइनस y1 और अपॉन 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर इज 1। अब इस 1 के थ्रू इस पैराबोला के इक्वेशन को होमोजेनियस बना दे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आ जाएगा 2a
वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको इधर ले आइए 4ax और इसको एक 1 की जरूरत है, 2ax माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस हो गया, इसमें सारे टर्म की डिग्री 2 हो गई। ठीक है, अब ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो, फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी 0, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है ना। तो 1 y स्क्वायर का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का देख लीजिए, यहां से आएगा x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। तो आ गया 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी एक पैराबोला ही निकला। Therefore, locus of midpoint x1 comma y1 is y square equal to 2ax plus 8a square। x1 को x से, y1 को y से रिप्लेस करेंगे, आपको लोकस आ जाएगा। आ गया, ये हो गया आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो, सॉरी मिड दिया हो तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना हो जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सब्टेंड करता हो, है ना, वर्टेक्स पर 40 डिग्री सब्टेंड करता हो, 30 डिग्री करता हो, तो इसका जनरल तरीका ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन कि किसी भी कर्व और लाइन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखनी हो तो लाइन के इक्वेशन से इसी तरह से वन निकालते हैं, जो तरीका मैंने बताया वैसे कांस्टेंट को एक साइड ले जाकर वेरिएबल को दूसरे साइड रख करके कांस्टेंट से डिवाइड करके वन निकालते हैं और उस वन के थ्रू सारे टर्म की डिग्री को 2 बना लेंगे, जिसमें जितनी कमी हो उतनी भरपाई करते हैं, है ना। जो ऑलरेडी 2 डिग्री का है उसको हाथ नहीं लगाते हैं, 1 डिग्री का है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, कांस्टेंट है तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिससे कि सबकी डिग्री 2 हो जाए। अब लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी शुड बी 0, और जब कोई दूसरे एंगल पर होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, tan थीटा जो पेयर ऑफ लाइंस में हमने पढ़ा था, 2 टाइम्स रूट h स्क्वायर माइनस ab और अपॉन मॉड a प्लस बी। कैपिटल मैंने इसलिए लिख दिया कि स्मॉल a इसमें है ऑलरेडी, है ना। फिर कैपिटल A इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कैपिटल B इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड h इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xy, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ xy। ये h है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b y स्क्वायर का कोफिशिएंट और h हाफ ऑफ कोफिशिएंट। अब थीटा जितना कहता है उतना लिखते रहिए, ये हो गया। लेकिन पैराबोला में देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसका इतना अच्छा होता है कि वो आपको बराबर मदद के लिए तैयार रहेगा, वो शर्तें कि पूछेंगे तो, है ना। तो जहां कहीं लगे थोड़ी कॉम्प्लिकेसी है तो किसी भी कर्व में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिससे कि सेटिस्फाई करवाने का चक्कर कम से कम नहीं रहे। जैसे इसमें मान लीजिए लिखते मिड पॉइंट का लोकस बिना किसी प्रेजम्पशन के कि उस कॉर्ड का इक्वेशन आता है कि नहीं आता है, तभी आप लिख सकते हैं 81 स्क्वायर 281, ये बी है 82 स्क्वायर 282, है ना। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2 और a t1 प्लस t2, समझ गए। अब देख सकते हैं m का जो y कोऑर्डिनेट है वो a और b के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसीलिए किसी भी कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा एक्सिस के पैरेलल होती है। समझ गए कि a और b पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखते तो क्या आता है a t1 t2 और a t1 प्लस t2। तो जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है वही टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसको t कह दें तो उसका कोऑर्डिनेट होगा। अब दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम हाइट पर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस तरह से भी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप एक्सिस का स्लोप निकल के आता है ना, जो कॉन्सेप्ट है जो लास्ट क्लास में भी बताया था। अब देखिए अब ये आपको एक और काम करना है, क्योंकि ये कॉर्ड ऐसा कॉर्ड है, एक और खास बात बताएगा कि जो राइट एंगल सब्टेंड करता है। तो इसके लिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि t1 t2 इक्वल टू -4। अब देखिए जिसका लोकस लिखना होता है उसके कोऑर्डिनेट को आप कुछ अलग हट करके एज्यूम करते हैं, तो अल्फा बीटा एज्यूम कर लिया,
तो अल्फा आपका है a/2 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, बीटा है आपका a t1 प्लस t2 और t1 t2 की वैल्यू 4 है। अब इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं कि t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। अब पूरा डेटा आपके पास में है, 4/a स्क्वायर t1 स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर है ना, t1 प्लस t2 सीधा है, तो बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू आ गया t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो 2/a अल्फा और माइनस ऑफ 8 खत्म। अब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a अल्फा माइनस 8a स्क्वायर, है ना, t1 t2। सर जो आपने पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें माइनस आना था, पहले में माइनस, हाँ, प्लस 8a स्क्वायर, इसमें माइनस आएगा, वही तो क्या है, ये तो फुल प्रूफ है। यहाँ कहीं कहाँ पर माइनस आ रहा सर था, ये x का हाँ, ये माइनस कोफिशिएंट 8a जो स्क्वायर है को वो प्लस माइनस करेंगे, है। गलत काम। देखिए तो काम खराब हो जाता था। ठीक है, ये आ गया माइनस 8। ठीक, अब हो गया, तो इसका मतलब सेम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस ऑफ 8a स्क्वायर, ये आपका सेम आ गया। इसका मतलब दोनों में से कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब एक थोड़ा अलग हट करके, जैसे आपको कहता है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कहता है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ है ना सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैविंग स्लोप m। ठीक है, तो ऐसे डेफिनेशन को क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर का ये सबके लिए डेफिनेशन यही है कि किसी भी दिए गए स्लोप वाले कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस उस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में उस कोनिक के लिए डायमीटर कहलाएगा। तो कॉर्ड के बारे में एक ही जानकारी है कि उसका स्लोप दिया हुआ है m। ये पैराबोला वही स्टैंडर्ड पैराबोला लेता हूं क्योंकि ज्योमेट्रिकल फीचर्स तो यूज किया ही जा सकता है। इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट से x1 y1 है, तो जो हमने तरीका सीखा t इक्वल टू s1, ये इस कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो y1 माइनस ऑफ 2a x प्लस x1, ये t हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, और s1 का मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, अब इससे हमें सिर्फ लेना है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। तो कितना आ जाएगा 2a अपॉन y1, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, स्लोप ऑफ लाइन, या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख करके कंपेयर कर लीजिए, या dy बाई dx निकाल लीजिए तो स्लोप आ जाएगा, है ना। तो 2a अपॉन y1 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये दिया हुआ है m, इसका मतलब y1 इज 2a अपॉन m, 2a अपॉन m। तो देयरफॉर लोकस ऑफ m इज y इक्वल टू 2a अपॉन m, क्योंकि ये वो रिलेशन है जिसका लोकस निकालना है, उसका कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है और गिवन डेटा इन्वॉल्व है, तो ये लोकस हो गया। ये लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल टू एक्स, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू कांस्टेंट, और वही एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है, तो दैट कांस्टेंट इज 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई 0 और वाई एक्सिस का एक्स 0। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सिस जो डायमीटर आपका है ये पैरेलल लाइंस है, और डायमीटर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते हैं सेंटर। डायमीटर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को कहते हैं सेंटर। इसका मतलब डायमीटर ऑफ पैराबोला, डायमीटर्स ऑफ पैराबोला आर नॉट कंकरेंट, देयरफॉर पैराबोला इज नॉन सेंट्रल पॉइंट, पैराबोला इज नॉन सेंट्रल, ठीक है। इसका कोई सेंटर एंटर नहीं होता है। इसका इम्पैक्ट कहां पर हुआ, तो और ये अकेला कोनिक है जो नॉन सेंट्रल है, बाकी सब में सेंटर होता है। और सेंटर का डेफिनेशन यही होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ डायमीटर विल बी सेंटर। एवरी डायमीटर ऑफ पैराबोला विल बी पैरेलल लाइंस, सो दे वोंट मीट इन अ पॉइंट। तो इसलिए इसका सेंटर कोई नहीं होगा, लेकिन बाकी सब में कंकरेंट होता है तो सेंटर कहलाता है। तो इसकी जो खास बात यह है कि जब जहां कहीं भी जिस किसी भी कोनिक पर जब पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो वो पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ही ड्रॉ होता है। जैसे सर्कल में होता है वैसे ही इलिप्स और हाइपरबोला में भी यही होता है। जब कभी भी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर ही होता होगा। उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी न किसी कॉर्ड के रिस्पेक्ट में डायमीटर है, ठीक है, किसी न किसी सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस होगा। तो पैराबोला में डायमीटर का दूसरा एंड नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक स्लोप वाला पैराबोला में एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। सी की एक ही वैल्यू आई थी a बाई, बाकी सब में प्लस माइनस आएगा। जैसे सर्कल में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इलिप्स में या a लिख लीजिए, इलिप्स में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ले रहा हूं, एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बीच में इलिप्स है, यहां से यहां पहुंचना हो तो b इक्वल टू ए करिए, और यहां से यहां पहुंचना हो तो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करिए, ठीक है। कि बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे या b को a से, तो सर्कल में पहुंच जाएंगे इलिप्स से, और बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो हाइपरबोला में आ जाएंगे। तो बीच में इलिप्स है, एक साइड सर्कल है, दूसरे साइड हाइपरबोला है, बाकी कोई। तो जहां कहीं देख रहे हैं तीनों में प्लस माइनस करके सी पर ऑप्शन है, रीजन की डायमीटर का दूसरा एंड है, लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक। तो ये पैराबोला के एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को भी जन्म देता है कि एवरी रे इंसिडेंट parallel to axis of parabola will be reflected by parabola to pass through its focus, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लाइन दे दिया, कहता है this strikes the parabolic surface, then after reflection the point will always pass through focus, है ना। ये देखे ही होंगे, निकाले ही होंगे, हमने भी पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये आपका जो है ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ये फोकस से पास होगी, और इसी को यूज करके आप पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं। सोलर एनर्जी को इसी प्रोसेस के थ्रू हार्नेस किया जाता है कि सन रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल बीम्स, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज पैरेलल बीम्स। तो एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रख दिया तो ऑलमोस्ट पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं है, तो एक छोटे से रीजन होगा जिसमें कि सारी रेज कन्वर्ज हो, और कन्वर्ज होंगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, हीट एनर्जी जनरेट हुआ, हीट एनर्जी से जो एनर्जी कन्वर्ट करना हो, जिस एनर्जी में कन्वर्ट करना हो कन्वर्ट करते रहिए। तो इस तरह से आप सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं।